संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान स्वागत करती हूँ आपका वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी की आवाज उठाई जाती है और जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता है उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। मानवता की आवाज उठाने वाला चैनल जिसके माध्यम से हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जो अब जिस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम घड़ी तक भी हम इसमें पहुंचने वाले हैं जल्द ही, वो संविधान के बारे में हम जान रहे हैं। और न केवल संविधान बल्कि हमारे समाज के साथ संविधान किस प्रकार से जुड़ा हुआ है तथा क्या तथ्य उस चीज को और अच्छा बनाते हैं और क्या जरूरत आज के समाज की है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्राटू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार और साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का धन्यवाद। आज हमारे साथ भगवान दास जी जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, और नमो बुद्धाय। और जिस प्रकार हमने बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं की है लगातार, तो उन्हीं उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ मुद्दों को आज फिर उठाएंगे। तो सबसे पहले एक, जिससे हमने संविधान संशोधन की बात की थी तो उस पर हमने विस्तृत चर्चाएं की, लेकिन एक जो सेगमेंट लग रहा था कि छूटा हुआ है और उस पर चर्चा की आवश्यकता है, उसको आज हम शामिल करेंगे। तो जैसे हम संविधान संशोधन के हमने बहुत सारे प्रावधान देखे कि किस प्रकार से साधारण बहुमत से और स्पेशल मेजोरिटी के साथ और साथ में कई संशोधनों में राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 368 के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। लेकिन आज सवाल आपसे ये सर कि क्या जैसे आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं ये एआई का युग है, मतलब, और विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी के साथ आज हम आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस आधुनिकता के साथ भी क्या हम हमारी जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ बताने की कोशिश करती हूँ कि मूल प्रश्न हम क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा है, यानी कि मैक्सिमम लोगों के पास है। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उसमें संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया होगा, तब हमारे पास जो तकनीक थी उससे हम आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो उस समय हम जिस प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए संशोधन की विभिन्न तकनीक, मतलब प्रावधान शामिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, उससे ज्यादा आज हम कर सकते हैं। जैसे हम जो भी संशोधन करना चाहे उसमें जनता की राय किस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से ली जा सकती है, ये भी एक तरीका हो सकता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन हो। तो आप सर, मैं आपसे इसी पर आपके विचार चाहूंगी कि आज जिस प्रकार से भी हमारा जो देश में जो प्रगति हो रही है और जहां तक मानव सभ्यता आज जिस सीमा तक खड़ी हुई है, वहां पर हम किस प्रकार से भारत के जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया में कुछ सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है और किस प्रकार से किया जा सकता है। तो एक एक करके मैं, संतोष साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों मेहमानों के विचार इस पर लेंगे। भगवान दास जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय रखें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको और बड़े भाई मेघराज जी को और वॉइस ऑफ मानवता के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस तरीके के कार्यक्रम निरंतर करते रहते हैं और संविधान के माध्यम से हम जैसे छोटे मोटे समाज सेवकों की आवाज, विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप बहुत बधाई के पात्र भी हैं। बात आती है आपके सवाल की, बात आती है आपके सवाल की कि संविधान में संशोधन, तो
आज वर्तमान जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को और संविधान को ताक पर रख करके अपने मनगढ़ंत तानाशाही रवैया को अपनाते हुए सारे कार्य कर रही है। सदन के सदस्य जो हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो अगर किसी आवाज को उठाना भी चाहते हैं तो उनकी आवाज को दबा दी जाती है, कुचल दी जाती है और स्पीकर को जो है बंद करके उनकी आवाज रिकॉर्ड भी नहीं कर कार्रवाई में दर्ज भी नहीं की जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना का विषय है। और जैसे हम सबने देखा कि बिहार में हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने मैं तो चुनाव आयोग कहता हूं, चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ करके और कैसे भाजपा को जो है विजय दिलाई, ये हम सबसे किसी से पूरे देश से छिपा नहीं है। वहां के लोग नारा लगाते रहे, वहां के लोग जुलूस निकालते रहे और वोट चोर का नारा लगाते रहे। जिंदा लोगों को मरा घोषित किया गया और जब मरा घोषित किया गया तो संविधान कहां बचा। दूसरी चीज, अभी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र जी ने मुद्दा उठाया बनारस का। बनारस में एक कप सिरप नाम से कोई औषधि चलाई जा रही थी जिससे हजारों की संख्या में लोगों की जो है मृत्यु हुई, परंतु ये मुद्दा और ये क्षेत्र जो है बनारस जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, जहां प्रधानमंत्री जी महीने में, मुख्यमंत्री जी महीने में 2-3 बार और प्रधानमंत्री जी महीने में 1-2 राउंड लगाते रहते हैं। इसके बावजूद भी उनके नाक के नीचे इतना बड़ा रॉकेट चलाया जा रहा, अरबों रुपए की लूट की जा रही। और लूट तो अलग की बात है, लेकिन बच्चों से लेके बुजुर्गों की मौत हुई उस सिरप पीने से, और आज तक उन कंपनियों को जेल में डालने का कार्य नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र और आम जनमानस की इस सरकार में कोई वैल्यू नहीं है। और जब कोई वैल्यू, लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े की जा रही है और आम जनमानस की जो है कोई रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, तो संविधान हमें यही तो देता है। संविधान की जो शिक्षा है, संविधान का जो निर्देश है, वो यही तो है कि आम जनमानस की रक्षा सुरक्षा की जाए, आम जनमानस के हक अधिकारों का ध्यान रखा जाए। लेकिन आम जनमानस को, उस संविधान को ये सरकार जो है कुचलने का कार्य कर रही है, तानाशाही रवैया अपनाया हुए है और गुंडा राज व्याप्त है। इस तरीके से इस सरकार को मैं समझता हूं कोई भी संविधान में अगर संशोधन किया जाता है तो उसमें इंटरनेट का जमाना है, आम जनमानस से भी राय सलाह ली जा सकती है और विपक्ष की विशेष भूमिका होना चाहिए। वो सारी प्रक्रियाओं को जो है ये सरकार, चाहे यहाँ तक कि गोपनीय तरीका से सदन को बर्खास्त करके और बिलों को पास करने का कार्य करती है, जो कि एकदम निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं ऐसे सरकार की, और मैं कहता हूं कि जो संविधान में संशोधन वाली व्यवस्था है उसको तानाशाही रवैया नहीं बल्कि आम जनमानस की जब तक सलाह ना हो, तब तक जो है राय ना हो, तब तक जो है किसी तरह का संशोधन उचित नहीं है। जय भीम। जिस प्रकार से संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कम डिस्कशन उसमें हो पाता है, क्योंकि हम जिस प्रकार का सवाल आपके बीच में रख रहे हैं, जिसके मुद्दे पर विचार हम चाह रहे हैं, उसमें तो हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो हमारी तकनीक है या भी हम किसी अन्य चीजों का जो विचारधारा है आजकल
बढ़ी है, तो इनके अनुसार हम किस प्रकार से ऑप्टिमम इनका यूज करते हुए लोकतंत्र और विकास को सबसे अधिक गति देने का प्रयास कर सके। लेकिन जब हम देखते हैं कि बहुत सारे बिल जो है वो 8 मिनट में ही पास हो जा रहे हैं, तो वहां हमें कहीं ना कहीं लगता है कि लोकतंत्र खतरे में जाता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी हम संतोष साहू जी आपसे भी इसी मुद्दे पर आपके विचार चाहेंगे कि किस प्रकार की प्रक्रियागत संशोधन, मतलब संशोधन की प्रक्रिया में क्या संशोधन किया जा सकता है जो कि लोकतंत्र को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है? क्या इस प्रकार की आवश्यकता आज हमारे देश को है? जी सर, आप अपनी राय रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वॉइस ऑफ मानवता और वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कार्य भारत सरकार को, राज्यों की सरकार को संविधान लागू होने के तत्पश्चात ऐसे संविधान के ऊपर पिक्चर बनने थे, सीरियल बनने थे, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अन्य और भी जो भी साधन संसाधन भारत में था, उसका उपयोग करते हुए भारतीय संविधान को जन जन तक पहुंचाना था, पर ये नहीं हो सका। दूसरी तरफ काल्पनिक बातों के ऊपर हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए और काल्पनिक बातों के ऊपर पिक्चर बनाई गई, सीरियल बनाए गए, ना मालूम क्या क्या मनोरंजन के साधन बनाए गए। पर वॉइस ऑफ मानवता संविधान के ऊपर हमारे विद्वान साथियों को साथ में लेकर जिस तरीके से आपने निरंतर संविधान के 12 अनुसूची के ऊपर, 25 भाग के ऊपर, 447 अनुच्छेद के ऊपर जिस तरीके से आप संविधान को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके समस्त टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा एक बड़ा कार्य भारत में हो रहा है। आने वाले समय में इन कार्यों का मूल्यांकन बहुत ही सार्थक होगा। आपने जैसा कहा कि भारत के संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया में क्या प्रक्रिया है, एक बड़ा जटिल सवाल आपने किया है। हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को, किसी भी अनुच्छेद को कब, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राज्यों की सहमति से किस अनुच्छेद को कैसे संशोधन किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था की। पर भारतीय संविधान को निरंतर संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तक भारत के संविधान के ऊपर लगभग 4000 से ज्यादा कानून बन चुके हैं। किसी भी अनुच्छेद के ऊपर आवश्यकता अनुसार कानून बनाया जा सकता है। जब कानून बनाया जा सकता है, भारत सरकार, राज्यों की सरकार कानून बनाकर अपनी व्यवस्था को संचालित कर रही है, तो निरंतर भारत के संविधान को संशोधन करने की तो बात ही नहीं है। भारत के संविधान का ड्राफ्ट किसने बनाया? आपको विदित है कि दुनिया के 9 भाषा के प्रकांड विद्वान, विश्व के उच्च कोटि के विश्वविद्यालयों से 32 डिग्री हासिल करने वाले, विश्व को दिशा देने की क्षमता रखने वाले, विश्व में ज्ञान के प्रतीक के रूप में स्थापित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। बाबा साहब को दुनिया उनके विद्वता का लोहा मान रहा है। विश्व के 196 देशों में, 100 से अधिक देशों में बाबा साहब का प्रतिमा बड़े बड़े संस्थानों में, अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक संस्थानों में स्थापित किया जा रहा है। निरंतर बाबा साहब के विचारों का विश्व के देशों में प्रचार प्रसार हो रहा है। इतने उच्च कोटि के विद्वान जो भारत में जन्म लिए, भारत के महान सपूत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विद्वता के बल पे ये संविधान इस रूप में
हम भारतीयों को हासिल हुआ है, इसके ऊपर संशोधन की बात निहायत जरूरी है। संशोधन हो रहे हैं, अलग बात है, लेकिन भारत के 543 सांसद में 47 सांसद अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, 82 सांसद अनुसूचित जाति के भाई हैं, फिर ओबीसी के भाई हैं, सामान्य वर्ग के भाई हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। पूरे देश भर में लोकसभा के सदस्य चुन के जा रहे हैं। अलग अलग भाषाई, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जीवन शैली, भारत विविधताओं का देश, ये तो दुनिया बोलता है। और ऐसे समय में अगर आज भारत को भारत के रूप में कोई जोड़ के रख सका है तो कोई और नहीं, भारत का संविधान है। इतना हजारों बोलियां हैं, 2800 से अधिक बोलियां हैं हमारे देश में। 22 से ऊपर भाषा को तो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारा जीवन अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ है, फिर भी हम भारतीय एक हैं। इसके जड़ में भारत का संविधान है। आज अगर भारत दुनिया में एक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है तो उसके पीछे भारत का संविधान है। अगर बाबा साहब ने कहा था संविधान को सौंपते हुए कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसके पालन करने वाले अगर बुरे लोग हैं तो कितना भी अच्छा संविधान बुरा साबित होगा, और कितना भी बुरा संविधान हो अगर उसको पालन करने वाले अच्छे होंगे तो अंततः वो संविधान अच्छा साबित होगा। बाबा साहब को आशंका थी कि किसी बहाने को लेकर, बहाना बनाकर, भ्रम फैलाकर आने वाले समय में भारत में, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से समान भारत के लोग हो गए, एक आदमी का एक वोट, वो चाहे वो कोई भी हो, राजनीतिक रूप से हमको समानता मिली, लेकिन सामाजिक रूप से क्या भारत को समानता मिली? आर्थिक रूप से समानता मिली? अरे भारत का तो चुनाव का हालत, अभी हमारे पूर्व वक्ता विद्वान साथी ने कहा, बिहार का जो हालत है आपने देखा किस तरीके से वहां चुनाव हो रहे हैं। देश भर में चुनाव, निर्वाचन आयोग के लोग कपड़े पकड़ते हैं अन्य, और शराब की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। ये किससे छुपा हुआ है? आए दिन प्रिंट मीडिया में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसको बताया जाता है। तो चुनाव, ये सामाजिक समानता नहीं आने के कारण, आर्थिक विषमता के कारण भारत के लोकतंत्र को कुछ लोग हाईजैक कर लिए हैं। जो उद्योगपति हैं वो पैसे के दम पे भारतीय जो लोकतंत्र है उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये कभी संभव नहीं होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या रखने वाला देश है, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो वैचारिक क्रांति हो रहा है। जो बाबा साहब का सपना था कि भारत में वैचारिक क्रांति हो, बाबा साहब जब जीवित थे तो भारत में सामाजिक क्रांति थी। बाबा साहब अपने विचारों को अलग अलग प्रेस के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से निरंतर वो देश और दुनिया के लोगों को बताने में समर्थ रहे। और आज बाबा साहब के लिखे किताब, बताए हुए रास्ते, उनके संघर्ष पूरा देश और दुनिया देख रहा है। तो ये एक अफवाह फैलाना कि भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कहीं कोई खतरे में नहीं है। करोड़ों लोगों को कोई खतरे में नहीं डाल सकता है। हाँ, कुछ सिरफिरे लोग कोशिश कर सकते हैं, पर भारत का संविधान दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है। भारत में हम सभी नागरिकों का, हमारा सभी जीवन के सभी पहलुओं का लिखित दस्तावेज हमारा संविधान है। चाहे हमारी शिक्षा की बात हो, हमारे प्रतिनिधित्व की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, देश की संपदा की बात हो, 5वीं अनुसूची की बात हो, 6ठी अनुसूची की बात हो, या अन्य पंचायत राज अधिनियम की बात हो, नगरीय प्रशासन की बात हो, चाहे निर्वाचन आयोग की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, पूरा देश चुप नहीं है। अंततः लोग बहुत गंभीर हैं। ये देश में आज हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारे महान पुरखे लाखों लोग अपने प्राणों की बाजी लगाए, वो कुर्बान हो गए, वो शहीद हो गए, तब ये देश, ये सवेरा हम लोगों के लिए आया है। एक बात और है
आपने जो कहा, मैं उस पे एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के अनुसूचित जाति जिसकी संख्या लगभग 25 करोड़ है, अनुसूचित जनजाति लगभग 15 करोड़ है, ओबीसी के लोग देश में लगभग 70 करोड़ हैं। इस तरीके से 110 से 15 करोड़ लोग को इस देश में हमारे लिए स्वर्णिम काल है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग धार्मिक अल्पसंख्यकों का ये स्वर्णिम काल है। हम जितना जल्दी संविधान को जानेंगे, हमारा सुबह से शाम रात जो भी है, जो हमें मिल रहा है, जो मिलेगा, जो हमारे सामने है, वो भारत के संविधान के कारण है। ये जरूर है कि संविधान का सभी लोग लाभ ले रहे हैं, लाभ हम संविधान का ले रहे हैं, काम हम संविधान के विरोध में जाके करते हैं। विरोध कैसा? हम जातिवाद को फैलाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, बिना सोचे समझे कई ऐसी बातें हैं जिसमें हम शामिल हो जाते हैं। तो ये जाने अनजाने हो रहा है। पर हमारे विद्वान साथी लोग सब देश भर में लाखों करोड़ों लोग लगे हैं कि भारत में हम सभी सही रास्ता में चलें, संविधान के अनुसार चलें, संविधान को इसके हर एक बातों को हर एक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसके लिए सभी लोग कोशिश में हैं। ये बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि बार बार भारत के संविधान के मूल ढांचे में कभी भी संशोधन नहीं करना चाहिए। आपको कानून बनाने से किसने रोका है? संसद कानून बनाए, राज्यों के विधानसभा कानून बनाए, विधान परिषद कानून बनाए, विधान मंडल कानून बनाए, किसने रोका है? आप कानून बनाइए, उसके आधार पे देश को चलाइए, किसने रोका है? लेकिन भारत के मूल संविधान के ढांचे में बार बार संशोधन करना, ये धीरे धीरे लोग इसकी समीक्षा करेंगे, इसके तह तक जाएंगे कि निरंतर संविधान का संशोधन का अर्थ क्या है, वहां तक लोग पहुंच जाएंगे और लोग इसको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत के संविधान में निरंतर संशोधन हो। जी सर, आपने एक विशिष्ट दृष्टिकोण इस बिंदु पर रखा जो कि लाजमी भी है कि हम कानून बनाकर भी इस तरीके से जो जरूरत हमें आने वाले समय में आती जाती है, हम उसके हिसाब से नए नए कानून बना सकते हैं। अब एक अगले मुद्दे पर हम आते हैं, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 394A है, मतलब हिंदी में प्राधिकृत पाठ जिसमें है, यानी हमारा जो संविधान बना था वो तो मूलतः अंग्रेजी में था, लेकिन उसके अनुवादित रूप को भी, जो हिंदी का रूप है, उसको भी इतना ही प्रामाणिक माना जाता है, जो कि जो संविधान में संशोधन के माध्यम से 1987 में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस बात को इसमें शामिल किया गया। तो क्या जिस प्रकार से हमने हिंदी में प्राधिकृत पाठ को भी इतनी ही प्रामाणिकता के साथ मान्यता दी, ये हिंदी को, या फिर हम कहें कि इसकी वजह से जो संविधान है वह आम नागरिकों के अधिक करीब पहुंचा, या फिर उसको समझने में ज्यादा आसानी हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अंग्रेजी को नहीं इतना जान पाते, तो उसकी वजह से हमने हिंदी भाषा में भी संविधान को मान्यता दी, और उसके आज भी जो भी संशोधन होता है या नए कानून बनते हैं, उनका एक हिंदी में भी जो रूप होता है वह भी पेश किया जाता है। तो इसकी वजह से कितना जो लोकतांत्रिकरण, या फिर हम कहें कि जैसे आपने सर बताया भी था अभी कि नुक्कड़ नाटक या फिर फिल्म के माध्यम से या अन्य अन्य तरीकों के माध्यम से इसके प्रावधानों की जानकारी को आम जनता तक पहुंचाए। तो इस दिशा में जो हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है उसको मान्यता देना कितनी भूमिका निभा पाया? तो सबसे पहले भगवान दास जी, आप अपने विचार इस मुद्दे पर रखें। देखिए मैम, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ अंधविश्वास के नाम पर रामायण को दिखाया जाता है, महाभारत को दिखाया जाता है, यहाँ तक कि तमाम तरह के फर्जी प्रोपेगेंडा बना करके और तमाम धार्मिक नाटकों को जो है, जो झूठी मूठी कथाएं हैं, उनको बना करके रच करके
दिखाने का कार्य किया जाता है। वहीं देश के जो मूल चैनल हैं, आज तक उन्होंने कभी संविधान पर कोई चर्चा नहीं की, संविधान पर कोई नाटक नहीं बनाया, संविधान पर कोई फिल्म नहीं बनाई। और संविधान पे अगर ये सरकार की जो आज तक सरकार में बैठने वाले जो लोग रहे, उनकी यह मंशा रही कि आम जनमानस तक संविधान की बात ना पहुंचे, संविधान के बारे में लोग ना जान पाए, अपने हक अधिकारों के बारे में लोग ना जान पाए। यहां तक कि उसी व्यवस्था को पूर्व की सरकारों द्वारा कुछ पहल करके और शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाते हुए पूर्व सरकारों ने गांव-गांव में कॉलेजों की, स्कूलों की व्यवस्था करके छोटे तबके के व्यक्ति को शिक्षा की ओर अग्रसित करने का जो कार्य किया था, वर्तमान सरकार ये नहीं चाहती है कि छोटा वर्ग पढ़ पाए। शिक्षा का निजीकरण जो चल रहा है, शिक्षा के नाम पर जो व्यापार चल रहे हैं, उससे एक गरीब मजदूर का बेटा नहीं पढ़ा सकता, एक किसान का बेटा नहीं पढ़ा सकता। जबकि अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो सरकार शिक्षा को समान शिक्षा कर सकती थी। उसी कॉलेज में डीएम का बेटा पढ़ेगा, उसी में मंत्री जी का बेटा पढ़ेगा और उसी में किसान और मजदूर का बेटा पढ़ना चाहिए। समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर लागू हो जाए तो मैं समझता हूं कि देश काफी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ इन कानूनों को, इन व्यवस्थाओं को लागू इसीलिए नहीं किया जा सकता है कि छोटा आदमी, मजदूर का बेटा पढ़ के और संविधान को जान जाएगा और सवाल करना चालू कर देगा। आज जो क्रांति है, विशेष तौर से आपने देखा होगा 2013 में 2 अप्रैल को आरक्षण को लेकर के जो जन आंदोलन किया गया था, जिसमें SC ST के तमाम बेटों ने अपने प्राणों की आहुति दी SC ST एक्ट को बचाने के लिए, और भारत बंद के दौरान तमाम हिंसा हुई। ये निकम्मी सरकार इस तरीके से नहीं चाहती है कि छोटा वर्ग जो है संविधान के बारे में जाने और संविधान को पढ़े। यहां तक कि ये जो निकम्मी सरकार है, ये देखती है जहां जिन चीजों पे आपने देखा होगा कोरोना काल में मेडिकल नहीं खुलवाए गए थे, कोई खाने पीने की वस्तुएं नहीं खुलवाई गई थी, लेकिन शराब के ठेका चालू करवा दिए गए थे। ये सरकार चाहती है कि यहाँ देश में आम जनमानस नशीले पदार्थों का सेवन करे, शराब पिए और कबाड़ी बने। मतलब कबाड़ी का मतलब होता है जो बिगड़ैल लोग होते हैं उन्हें कबाड़ी कहते हैं, हमारी देसी बुंदेलखंडी भाषा है। तो ये सरकार की ऐसी नीयत है, जहां आपने देखा होगा ये सनातन की बात जरूर करते हैं, ये हिंदू धर्म की बात जरूर करते हैं, लेकिन इनका हिंदू धर्म के प्रति भी, सनातन के प्रति भी कोई एजेंडा नहीं है। आपने देखा होगा सनातन में रात्रि में मुर्दा जलाना नहीं जलाया जा सकता है, वहीं हाथरस की बेटी को किससे कैसे उसके साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद उसको रातों रात बिना उसके परिवारजनों के और उसको दफना दिया गया। ये देश का दुर्भाग्य। पुलवामा जैसा हमला कराया जाता है जिसकी जांच रिपोर्टों का पता नहीं चलता है। पहलगांव जैसा हमला होता है
उसकी जांच रिपोर्टों का पता नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर 1.5 किलो आरडीएक्स जाता है, उसकी जांच रिपोर्ट का पता नहीं चलता है। तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये गुंडों की सरकार है, इसमें कानून व्यवस्था नाम पर की कोई चिड़िया नहीं है। इसमें तो मात्र गुंडागर्दी और गुंडों को जो है आगे बढ़ाया जाता है और देखा जाता है कि जिस छेड़ रही थी, जूतों से मार रही थी, गोबर फेंक रही थी और उनको जो है हत्या के आरोप में जेल में डाल, वही जेल में रहते हुए जिस क्षेत्र की जनता दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, उन्हीं क्षेत्रों से वही व्यक्ति जीत के आता है। ये क्या है, ये मैं नहीं समझता कि कोई इनको जिता रहा, कोई इनको वोट दे रहा है, ऐसा कुछ है। जो इनके पास जो 19 लाख ईवीएम चोरी का मामला है, वो ईवीएम आज नहीं दिखाई दे रही है, चुनाव के टाइम पे दिखाई क्यों देती हैं, गैजेट पकड़ी जाती हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और इसमें जब तक नेपाल और नेपाल जैसी जो है घटना नहीं घटेगी, जब तक आम जनमानस लोग संसद भवन पर चढ़ा और देश के प्रधानमंत्री का घेराव नहीं, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय का घेराव नहीं करेगा, तब तक हमें नहीं लगता कि लोकतंत्र को बचाया जा सकता है या बाबा साहब की कोई तारीख को जो है चलाया जा सकता है। बाबा संविधान की नित्य हत्या की और ये जो मुद्दा है हमारा, जैसे आपने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि हम मतलब ज्यादातर प्रयास ऐसे नहीं दिखाई देते हैं जहाँ पर जनता कानूनों को जाने कि आखिर कानून क्या कहता है। हम केवल सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करना सिखाया जाता है एक तरीके से, क्योंकि हम कभी टेक्स्ट को पढ़ते नहीं है कि आखिर लिखा क्या हुआ है। तो वो जो चीजें हैं, हम अगर इस तरीके की जागरूकता नहीं होगी तो फिर जो प्रामाणिकता है तथ्यों की वो नहीं होगी, क्योंकि जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे विवाद होंगे। किताब पढ़ने के बाद व्यक्ति तर्क कर सकता है। तो इसी मुद्दे पर संतोष साहू जी, आपके विचार रखिएगा कि जिस प्रकार से हिंदी के पाठ को मान्यता दी गई, क्या इसने भारत के संविधान के बारे में आम नागरिकों की पहुंच को बढ़ाया? और एक सवाल में ये भी है कि जो लीजिए इसमें अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं तो है, लेकिन अन्य भाषाएं नहीं है, तो फिर किस प्रकार से अन्य भाषाओं के व्यक्ति इसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे? क्योंकि ऐसा हो सकता है, हम ये भी मान सकते हैं कि कितनी भाषाओं में हम इसका अनुवाद करेंगे, क्योंकि प्रामाणिक शब्द यहाँ पर है और भाषा में अन्य भाषाओं में वो शब्द मिल पाए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर भाषा एक कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होती है और उसके बाद उसमें उसी तरीके के शब्द मिलते हैं। जैसे हमने देखा कि ब्रज भाषा में संगीत की शैली अच्छी थी, खड़ी बोली में गद्य अच्छा लिखा गया। तो ये उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस में भी चीजें होती है। लेकिन आप अगर इस पर कुछ मत रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। बाकी इस मुद्दे पर अपने विचार रखिए कि किस प्रकार से जनता के हित में ये फैसला रहा और किस सीमा तक इसने अपनी भूमिका निभाई कि हिंदी में भी इसका पाठ उपलब्ध है। जी सर। आपका जो सवाल है उस पे मेरा ये एक बात है कि देश भारत की कुल संख्या लगभग अब 145 करोड़ लोग हम हैं भारत की भूमि पर। हम भारतीय लगभग 145 करोड़ 145 करोड़ लोगों में अगर सर्वे कराया जाए कि कितने % लोग भारत के संविधान को देखे, तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि आधे से ज्यादा भारत के नागरिक भारत के संविधान को नहीं देखे। जब मैंने भारत के संविधान को ही नहीं देखा, पढ़ने की बात ही नहीं है, और जब मैं पढ़ा ही नहीं तो उसमें क्या लिखा है मुझे क्या पता। भारत का संविधान भारत को कैसे चलाया जाए, कैसे चलाया जाएगा। भारत संघ शासित देश है, भारत एक देश नहीं है, संघों का देश है हमारा भारत। केंद्र की ताकत अलग है, केंद्र की शक्तियां अलग हैं,
राज्यों की शक्तियां अलग हैं, राज्य और केंद्र के बीच की शक्तियां अलग हैं। उसमें संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार का गठन कैसे होगा, एक राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा, तीनों मिलके संसद का गठन होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये संविधान के भाग 5 में सारा उल्लेख है। इसके कारण भारत में आज केंद्र की सरकार है और हमारा उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। संविधान के भाग 5 में, भाग 6 में भारत के तमाम राज्यों की व्यवस्था है कि विधानसभा होगा, विधानसभा के अंदर एक सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, वहां हाई कोर्ट होंगे, सबको मिलाकर राज्य की व्यवस्था बनाई गई। ऐसे भारत को कैसे चलाया जाए, किसकी ताकत कहां है, वो भारत के संविधान में लिखा है। आम लोग भारत के संविधान में चोरी, हत्या और अन्य जो अपराध है वो लिखा हुआ ऐसे आम लोग सोचते हैं। उन्हें तो आज तक ये भी नहीं पता चला कि पहले का जो आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, वो क्या है, संविधान क्या है, आईपीसी क्या है, अन्य और भी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या क्या हैं, उनका क्या क्या, ये कब कब लागू हुए, क्यों लागू हुए, किसने लागू किए, क्या उसमें लिखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ। उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 5 अक्टूबर 1860 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून भारत में था, लेकिन 6 अक्टूबर 1860 से भारत में ब्रिटिश इंडिया का कानून लागू हो गया। आईपीसी भारत में, इंडियन पेनल कोड लागू हो गया। और वही आईपीसी में नंददेव नामक ब्राह्मण पश्चिम बंगाल का, उनको फांसी की सजा अंग्रेज लोग दिए। वो इस देश में एक अलग व्यवस्था रही। फर्स्ट इंडिया एक्ट को देखिए, सेकेंड इंडिया एक्ट को देखिए। भारत का संविधान आज जिस रूप में आया है उसके पीछे बहुत गहरा पृष्ठभूमि है। तो भारत का संविधान क्या है, उसके ऊपर जो आप चर्चा करा रहे हैं, इससे जरूर आने वाले समय में भारतीय नागरिकों को इसका काफी लाभ होगा। और एक चीज जो बात आया, सरकार संविधान के कारण है। सरकार भारत की जनता चुनती है। सरकार क्या है? सरकार नामक एक संस्था है देश को चलाने के लिए। अब हम भारत में 145 करोड़ लोग हैं। 145 करोड़ के भाग्य का फैसला करने वाले कितने लोग हैं? 273 लोग। जिस दल को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में 273 लोगों का जो बहुमत है, अगर वो मिल गया तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मंत्रिमंडल हो गया। और 145 करोड़ लोगों को इस देश में शिक्षा कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, विकास कैसा होगा, बजट जो है, जो टैक्स है वो कितना होगा, उस टैक्स का स्थापना व्यय कितना होगा, कितना खर्चे में कटौती होगा, देश का जो ढांचा है उसका कैसे विकास होगा। अब वो 273 लोगों में जो सरकार बना लिया वो करेगा, लेकिन वो सरकार नामक संस्था में पहुंचे हुए लोग अंततः लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के कारण पहुंचे। और भारत के कार्यपालिका में जो भाई पहुंचे, अनुसूचित जाति के लोग, जाति के लोग, पिछड़े लोग, वर्ग के लोग या धार्मिक अल्पसंख्यक, हम हजारों लोग को जानते हैं पूरे। जो आदमी व्यवस्था से लाभान्वित हुआ, जिस व्यवस्था के कारण वो शिक्षित हुआ, जागरूक हुआ, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्लास 1 बना, क्लास 2 बना, 3 में आया, 4th क्लास में आया, जो भी आया, उनसे पूछा जाए कि आप अपने जिंदगी के कुल कमाई का, जिस व्यवस्था से तुम लाभान्वित हो, कितने % खर्च किए इस व्यवस्था को जानने में, फैलाने में, अपने लोगों को जगाने में? कितना % आपने खर्च किया कुल कमाई का? 1% भी लोग खर्च नहीं किए। तो हम निरंतर सरकारों को या सरकार में बैठे लोगों को या राजनीतिक दलों को हम नहीं कोस सकते। हमारी भी भागीदारी, हम देश के नागरिक हैं। तो एक बड़ा जो बात है, नेपाल के बारे में हमारे पूर्व वक्ता साथी ने कहा,
नेपाल एक छोटा देश है, वहां का जनसंख्या तो हमारे एक राज्य की कुल संख्या से भी बहुत पीछे है। नेपाल का तुलना भारत से नहीं कर सकते। हमको भारत में एक सशक्त संविधान मिला है। अभी भी आप देखिए नेपाल का संविधान नहीं बन पा रहा है। भारत में महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पूरे जिंदगी जवानी लगाकर पूरे हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाने में कामयाब हो गए। भारत में एक सशक्त संविधान है, समस्त कानूनों का स्रोत हमारा संविधान है। नेपाल में जो उपद्रव हुआ, क्या हुआ, वो तो नेपाल के लोग जाने, लेकिन भारत का विकास शांति के कारण होगा। भारत को शांति पूर्वक तथागत बुद्ध के रास्ते पे चलकर, हम अहिंसक लोग हैं, हमें हिंसा से दूर दूर तक हमारा नाता नहीं। भारत दुनिया के किसी देश में कभी आक्रमण नहीं किया। दुनिया के लोग भारत में आक्रमण किए, लेकिन भारत ऐसा देश है जो विश्व के किसी देश के ऊपर चढ़ाई नहीं किया, हमला नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। तो भारत बुद्ध का देश है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाकर ये प्रचार करते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। इतनी बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर बात है कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और धर्मांतरित इससे लोग विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जहां भी हैं, वो पार्टी के बाद में लोग हैं, पहले वो समाज के प्रतिनिधि हैं। इसका बोध हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जरूर होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आप देख लीजिए, भारत के 28 राज्यों में 9 केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाकर भारत में एससी वर्ग से लगभग 650 विधायक बनते हैं, रिजर्व सीट से। समाज का वो सीट है जहां से प्रतिनिधि वो बन के गए। अनुसूचित जनजाति लगभग 450 विधायक देश भर से बन के जाते हैं। संवैधानिक व्यवस्था है, सुरक्षित सीट से जाते हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत को उत्तरोत्तर विकास के रास्ते में अपने लोगों को जानकार बनाए, जागरूक बनाए। मैं अगर अनुसूचित जाति के रिजर्व सीट से बना हूं, मैं पर्चा में लिखा, प्रचार किया, मैं कर्मठ हूं, ईमानदार हूं, योग्य हूं, मिलनसार हूं, मृदुभाषी हूं, ऐसे चुनाव के समय हमने प्रचार किया और जीत गए। इसके बाद आप पार्टी के हो गए। अगर पार्टी के हो गए तो ये सब बात आपने क्यों लिखा? अगर देश की जनता सड़कों पे आ जाए जनप्रतिनिधि को लेकर, आपने जो वादा किया है, जो आप लिख कर दिए हैं, उसको आप करिए, हमारा कोई ऐतराज नहीं। तो जन जागरूकता की बात है। भारत में संविधान किसी सरकार तक सीमित नहीं है, किसी संवैधानिक संस्था तक संविधान सीमित नहीं है। भारत के संविधान को समझना भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भारत का संविधान हर नागरिक के लिए, ना कि कोई वर्ग विशेष के लिए। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, कोई हमें नहीं समझा रहा है, तो इसमें हम दूसरे को क्या दोष दें? दोष तो हमारा ही है, जो जिसके बदौलत हम हैं, और उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो गुनहगार कौन है? जी, इस विषय को आपने बहुत विस्तृत रूप दिया और अलग अलग दृष्टिकोण हमें यहाँ जानने को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के माध्यम से हम एक ही मुद्दे के विभिन्न पक्षों को देख पाते हैं। तो इसी मुद्दे पर एक और प्रश्न इस दिशा में रहेगा कि हमने यहाँ पर ये देखा कि आर्टिकल 394A जो है उसमें हिंदी के पाठ की व्यवस्था तो है, लेकिन जहां पर भी कभी मतभेद होता है हिंदी और अंग्रेजी वाले या फिर ये जो सवाल है, आपने कहा कि भारत का संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, पर भारत में हिंदी देवनागरी लिपि को सहभाषा का दर्जा मिला। पर तमिलनाडु में तमिल है, केरल का मलयालम है, पूरे राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, पर संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता है। पर आपने एक बड़ा सवाल उठाया कि अंग्रेजी के बाद हिंदी देवनागरी लिपि को मान्यता मिली, उससे भारत के संविधान को समझने में कितना आसानी हुआ, कितने लोगों तक पहुंचा।
हिंदी भाषा दुनिया का बहुत समृद्धशाली भाषा है, बहुत बड़ा अथाह शब्दकोश है। जैसे पानी है, पानी का हिंदी देवनागरी लिपि में अगर समानार्थी शब्द खोजें तो जल है, नीर है, अन्य ऐसे कम से कम 10 शब्द अलग अलग हम बोल सकते हैं, लेकिन अर्थ, उसका जो अर्थ है वो पानी ही है जिसको हम पीते हैं। तो हिंदी देवनागरी लिपि में एक अक्षर, एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, पर भावार्थ उसका एक ही रहता है। पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आगे भारत के संविधान को समझाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, राज्यों के सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान को समझना हर भारतीय की जिम्मेदारी है, पर वो कैसे समझे? हम उसको भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं, उसको पिक्चरों के माध्यम से समझ सकते हैं, सीरियलों के माध्यम से समझ सकते हैं। आप जैसे ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, टीवी चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं। समझना तो है, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लेकर आज जो तारीख है, आप देख रहे हैं कि 7 दिसंबर 2025 आ गई। एक लंबा अरसा गुजर गया। अगर ये संविधान को भारत के लोग जिस रूप में संविधान है, जिस मंशा से संविधान है, अगर हम समझ गए होते तो शायद आज इतना गरीबी, भूखमरी या अराजकता जैसा स्थिति कहीं कहीं निर्मित होता है, राज्यों की जो परेशानी है ये होती ही नहीं। हर एक समस्या का समाधान भारत का संविधान। जी, इस मुद्दे पर थोड़ा सा जो मैं एक और प्रश्न करने की अपेक्षा मतलब यहाँ पर चाह रही थी, वो ये है कि हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही पाठ दिए हैं, लेकिन यहाँ व्यवहारिक रूप से ऐसा होता है कि जब भी कानून में मतभेद होता है, तो जो अंग्रेजी वाला कानून है उसको मान्यता दी जाती है और उसी के आधार पर फैसला होता है। जैसा कि हम अनेक परीक्षाओं में देखते हैं कि हिंदी में अगर किसी चीज में खामी है तो वहां पर अंग्रेजी वाले रूप को ही मुख्य माना जाएगा। तो ऐसा ही कुछ प्रावधान हमारे संविधान में भी है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं संक्षिप्त में आपसे इस पर आपके विचार चाहूंगी। भगवान दास जी, पहले आप अपने विचार। देखिए, अभी हमारे जो बड़े भाई बोल रहे थे, बड़े भाई ने कहा, मैं बड़ी सम्मान करता हूं और बड़े बुद्धिमान हैं साहू साहब, लेकिन एक सवाल आता है कि हम नेपाल और अन्य देशों जैसी कंडीशन पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध का देश है और हम संविधान पे चलने वाले, संविधान के अनुयायी लोग हैं, ये सत्य है। लेकिन हमें, हमारे पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़ा तलने का रोजगार बताया जाता है। हमें जब कोरोना काल में दवा की आवश्यकता होती है, उस समय हमसे फ्लैक्स जब वो जलवा के, ताली और थाली बजवा के ये सब नौटंकी ढोंग करवाया जाता है। कोई परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, वहां का पेपर लीक करवा दिया जाता है ऐसे। और जब छात्र आंदोलन पे जाते हैं तो उन पे लाठियां और पानी फेंकवाया जाता है। तो ये सरकार जब तानाशाही आ जाए सामने और जब अपनी एक गुंडागर्दी पे उतारू होके आ जाए, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। दूसरी ओर निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने की जो व्यवस्था है, जो निजीकरण के माध्यम से इन्होंने रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो या अन्य LIC वगैरह जो भी है, जो सरकारी संस्थानों को बेचा गया है, उन संस्थानों के माध्यम से हमारे देश पे कितनी हानि हुई है। हजारों एकड़ 1 रुपए की लीड पर अपने यार दोस्तों को भूमि दी गई है। 1 रुपए क्या मायना देता है? तो ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। PM केयर फंड का आज तक कुछ पता नहीं है।
बात आती है आपकी जो भाषा वाली बात आती है, तो देखिए भाषा को जो मेन बनाया गया है वो हिंदी और अंग्रेजी है। इसके बाद अगर कोई सदन में कोई सदस्य क्षेत्रीय भाषा में बोलना चाहता है या किसी बात को समझना चाहता है, तो माननीय स्पीकर महोदय से अनुमति लेकर के वो जो है क्षेत्रीय भाषा में भी अपनी बात रख सकता है और अपनी बात को समझ सकता है, और संवैधानिक तरीके से अनुवादक जो है उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं। ये मेरे हिसाब से है। जय भीम। संतोष साहू जी, आपके विचार भी आप इस पर संक्षिप्त में रखिएगा। जो प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि हम जब संविधान का कोई प्रावधान पढ़ते हैं और हो सकता है कि उसमें मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो, और अंग्रेजी और हिंदी में कुछ, क्योंकि हम दो भाषाएं हैं तो एकदम बिल्कुल सटीक अनुवाद तो इसका पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल जाते हैं और शब्दों के अर्थ बिल्कुल मिलते नहीं है। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो प्राथमिकता जो अंग्रेजी भाषा को दी जाएगी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये सवाल। बिल्कुल, हम तो हमारे महान है संविधान को बनाने वाले, मैं पूर्व में बताया आपको कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जैसे विश्व के प्रकांड विद्वानों ने संविधान को बनाया है और अंग्रेजी भाषा में बनाया है। भारत के जो हमारी आजादी है, स्वतंत्रता का जो लड़ाई है, वो भारत से निकलकर दुनिया के देशों में जाकर लोग अंग्रेजी ही पढ़े, तब उनको समझ में आया कि हम भारत में गुलाम हैं और हमें इस गुलामी से आजाद होना है। अधिकांश हमारे देश के राष्ट्रीय राजनेता बैरिस्टर थे, तो ये इस बात में कोई विवाद नहीं है। भारत मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा है और अंग्रेजी भाषा दुनिया का संपर्क भाषा है, विश्व का, और अंततः अंग्रेजी में जाकर उसका जो सार्थकता है उसको विद्वान जनों के द्वारा निकाला जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर भारत का संविधान भारत के हर नागरिकों के लिए है। इसको हम जिस रूप में समझें, जैसे हमको समझ आए, उसका प्रयास भारत की सरकारों को करना चाहिए। जी, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे विद्वान साथी ने कहा है नेपाल की बात, ये सोशल मीडिया और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, हम समाज को या किसी भी वर्ग को या समूह को, ना हम किसी जाति के प्रचारक हैं, ना हम लोग किसी धर्म के प्रचारक हैं, हम लोग संवैधानिक व्यवस्था के प्रचारक हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवस्था है, उसके हम सब लोग पोषक हैं, उसके प्रचारक हैं। हाँ, ये जरूर है, ये दुख की बात है कि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करती है। ये कम ज्यादा हमारे अज्ञानता के कारण ही है। आज जिस पैमाने में हमको लोकतांत्रिक वैल्यू समझ में आना, संविधान समझ में आना था, और अब दोष हम किसको दे? हमने आपको बताया कि संसद के गठन में अनुसूचित जाति के 82 सांसद हैं, 82 शेड्यूल कास्ट के लोग, 82 लोग जो देश भर में शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट से जीत कर गए। समाज उनको भेजा है, वो समाज की बात नहीं करें। आदिवासी समाज से 47 सांसद आदिवासी समाज के रिजर्व सीट से चुन कर गए हैं, समाज उनको भेजा है, वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोग, हाँ ये जरूर है कि पिछड़े वर्गों को राजनीतिक सुरक्षा नहीं मिला देश में, वो जहां भी लड़ते हैं समान क्षेत्रों में लड़ते हैं। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की ही तरह इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, इन्हें भी अधिकार इनके तरह चाहिए। और वही वो सवाल खड़ा था कि प्रथम गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बाबा साहब को कहा कि मिस्टर अंबेडकर, हम तो अनुसूचित जाति जनजाति को पिछड़ा समझते हैं, ये और आप कहां से खोज के ले आए?
बाबा साहब को समझते देर नहीं लगा कि सरदार पटेल जी एक संवैधानिक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, और इसके कारण ही बाबा साहब 340 आर्टिकल अनुच्छेद 340 में ही प्रावधान कर दिए कि जब देश में चुनाव होगा, सरकारें बनेंगी, संविधान लागू होगा, तो 340 आर्टिकल के आधार पर इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति की ही तरह एक बड़ा जन समूह है, उसका छानबीन होगा और इनके तरह ही इनको अधिकार मिलेगा। ये बहुत गहरी गहरी बातें बाबा साहब को सब समझ आता था। हम लोगों को बाबा साहब को जानने में भी बहुत देर लगा। वो तो सोशल मीडिया और बहुत सारा जो दुनिया में हमारे लोग जा रहे हैं, बाबा साहब को समझ रहे हैं, बाबा साहब के किए कार्यों को धीरे धीरे जनमानस तक फैलाने में जो लोग लगे हैं, हम उन सबके ऋणी हैं। बाबा साहब को कितने मान्यवर कांशीराम साहब बाबा साहब को पुनर्जीवित किए, ऐसे हर जगह बात होता है, कम ज्यादा ये सही है। मान्यवर कांशीराम साहब साइकिल से पूरी जिंदगी जवानी नहीं लगाते तो धीरे धीरे हो सकता था कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पूरे किए कार्यों को, उनके आंदोलन को, उनके संघर्ष को, भारतीय संविधान में उनके योगदान को ही लोग भुला देते। तो अंग्रेजी भाषा दुनिया का संपर्क भाषा है और भारत के संविधान की मूल भावना अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और विद्वानों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में जाकर उसका हल निकाला जाता है। ये इससे हम सहमत हैं, क्योंकि संविधान का कोई भी एक अक्षर अगर उसका गलत व्याख्या हो गया, क्योंकि संविधान संवैधानिक शब्दों में लिखा हुआ है, वो आम बोलचाल की भाषा नहीं है, तो इसमें कोई विवाद जैसा कोई बात आना नहीं चाहिए। इसके ऊपर लोग बहुत गंभीर है। जी धन्यवाद। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि समय तो होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ। जो हमारा संविधान का लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 395। तो 395 यह कहता है कि जो भी भारत का जो पहले औपनिवेशिक काल में बने हुए जो कानून थे, जैसे कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, तो ये जो कानून है इनका निरसन करता है। तो क्या हम आर्टिकल, जो हमारा लास्ट आर्टिकल 395 है, इसको भारत की विधिक संप्रभुता की शुरुआत के तौर पर देख सकते हैं? आपकी राय क्या है? संक्षिप्त में अपनी राय इस मुद्दे पर से रखिएगा। भगवान दास जी, आप अपने विचार इस पर। बिल्कुल, ये तो इसमें कोई दोहराय नहीं। हमारे साथी ने कहा है अभी, और बड़े विद्वान हैं वो जो साथी जो हैं साहू साहब, उन्होंने जो है बताया है कि हमारे कितने विद्वान साथियों ने कैसे संविधान को जो है रचा और कितनी मेहनत से किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। यूपी SC ST और जो पिछड़ी जाति है उसका भी ध्यान रखा गया, परंतु आज तक पिछड़ी जाति को, वही तो मैंने कहा 50वां बार कि आज तक संविधान को ठीक से लागू ही नहीं किया गया, और ये बदलने की बात करते हैं। हम देखते हैं जिन संविधान निर्माता की भारत में मूर्तियों को तोड़ा जाता है, तो विश्व में मुझे लगता है, मेरे साथी बता भी रहे थे कि 100 से अधिक देशों में बाबा साहब की बड़े बड़े ऊंचे संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में और वहां के राष्ट्रपति भवन के सामने, संसद के सामने स्टेचू लगी हैं। वहीं जिस देश में उनका जन्म हुआ, जिस देश में को उन्होंने चलाने के लिए एक धुरी के रूप में संविधान दिया, ऐसे महापुरुष का जो है स्टेचू तोड़ी जाती है। क्या ऐसे लोगों पर कोई आज तक इतना कठोर कानून बनाया गया है कि उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोह जैसी धाराओं में उनको जेल जाना चाहिए? यहाँ क्योंकि बाबा साहब एक SC से आने वाले थे, और आपने देखा भी होगा अभी एक वकील साहब हैं जो CGI पे जूता फेंकने का कार्य किया था।
और उनको जो है उन्होंने आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब वो एक नया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि बीएन राव ने संविधान जो है का कच्चा मसौदा तैयार किया था। अरे मूर्ख, तुझे ये समझने की आवश्यकता है कि बीएन राव बाबा साहब के यहाँ काम करने वाले थे, बाबा साहब का झाड़ू पोंछा करने वाले थे। और कच्चा मसौदा क्या होता है, क्या कच्चा मसौदा तैयार किया? अरे कच्चा मसौदा तो बीएन राव ने बनाया। फिर बाबा साहब का क्या काम था? अरे सब्जी बनाने वाले का नाम होता है या सब्जी लाने वाले का? घर में जो सब्जी बनाई जाती है, हमारी माताएं बहनें बनाती हैं, तो अगर सब्जी में नमक न डालें, सब्जी लाने वाले का नाम हो जाएगा? कहीं होगा? सब्जी जो बनाता है उसी का तो नाम होगा। तो संविधान पे जो उन्होंने कच्चा मसौदा तैयार किया होगा, उसके बाद उसमें अपना चिंतन किया संविधान सभा ने, और चिंतन करके उस पर ठोस विचार करके संविधान को जो है नई दिशा दे करके जो बनाया गया, वो बीएन राव को समझने की और उनको समझने, वकील साहब को समझने की आवश्यकता है। ऐसे मूर्खों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होकर के इनको तत्काल जेल में डालना चाहिए, तो सरकार नहीं कर रही है। सीजीआई जैसे लोगों पे हमला होता है तो देश का आम जनमानस, आईएएस को मारा जाता, आईपीएस को मारा जाता, जात को लेकर के हमारे देश के आईपीएस की अभी आपने देखा भी होगा कि 8 दिन तक जो है उनका जो है मृत शरीर रखा रहा, और उनकी पत्नी ने और उनके रिश्तेदारों ने आंदोलन किया, तब कहीं जाकर के उसको जो है दफनाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसा वो होता है। ऐसे झाड़ू क्या नाम, घड़े का पानी पीने पर, मूछ रखने पर, घोड़ी पे चढ़ने पर, पैर में जूता पहन करके बड़े दबंग लोगों के दरवाजे से निकल जाने पर दलितों को लगातार अपमानित किया जाता है। ये सब बड़ा सोचने का विषय है। और ये जो है सरकार निकम्मी है, हम तो ये कहेंगे, गुंडा राज है इनका, तानाशाही है, और इस तानाशाही में लोकतंत्र की और संविधान की नित्य हत्या की जा रही है। और इसको जो है एक जो बड़ा समूह है जो संविधान की चेतना में और बाबा साहब के प्रचार में लगा हुआ है, वो बड़ा समूह हम लोगों की रक्षा में लगा हुआ है। हम लोग नित्य जो है उस पर रोड पर हैं लाठी डंडा खा करके, और आम जनमानस की जो रक्षा सुरक्षा का बीड़ा उठाए है, उसमें जो है नित्य काम करते रहेंगे, करते हैं, करते आ रहे हैं, और हमारे प्राण भी उसी में निकलेंगे। आम जनमानस की रक्षा में ही हमारे प्राण निकलेंगे। जय भीम। आपने विभिन्न अपने विचार रखे। हालांकि जो हमारा प्रश्न था आर्टिकल 395 से जुड़ा हुआ, हम संक्षिप्त में संतोष साहू जी आपके भी विचार इस पर चाहेंगे कि किस प्रकार से भारतीय विधिक संप्रभुता संविधान लागू हुआ, उससे पूर्व तक ये जो ब्रिटिश कानून थे इनके माध्यम से ही संविधान चलाया जाता था। और हम ये मानते हैं कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए और विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनका बेस्ट लेने की कोशिश की गई। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो संविधान है, वो हमने अपने विवेक के आधार पर निर्धारित किया था। तो क्या हम इस आर्टिकल को, जो भारत के संविधान का अंतिम आर्टिकल है, उसको भारत की विधिक संप्रभुता की शुरुआत के रूप में देख सकते हैं? और वैसे हमारा अब समय भी हो गया है, तो हो सकता है कि उनके जो विचार है अगले एपिसोड में वो रख सके। और आज का जो हमने जो पूरी चर्चा की वो बहुत सार्थक रही, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर हमने हमारे मूल विचार उठाए, और साथ में अलग अलग जो दृष्टिकोण हम कभी बहुत सारे नहीं सोच पाते हैं, वो अलग अलग विद्वानों के माध्यम से जानने को मिलते हैं। तो आज ऐसी ही एक सार्थक चर्चा को हमने यहाँ तक पहुंचाया है। और हमने जब लास्ट आर्टिकल की बात की है, तो इसका आशय ये है कि हमने पूर्व के सभी अनुच्छेदों, सभी जितने भी प्रावधान थे, उनकी विस्तृत चर्चा करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और इसके बाद हमारे कुछ 1-2 एपिसोड और होंगे, और उसके बाद हम अपनी संविधान की पूरी चर्चा को समाप्त कर पाएंगे, जो एक बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे पास ये सभी के मतलब जितने भी प्रावधान हैं उनके
वैचारिक पक्ष के रूप में इस तरीके के वीडियो अब उपलब्ध रहेंगे जिन्हें हम कभी भी देख सकते हैं, और आशा करते हैं कि इनके माध्यम से जो दर्शक है वो भी लाभान्वित हुए होंगे। और आज के एपिसोड में जुड़ने वाले भगवान दास जी और संतोष साहू जी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में इस सीरीज को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके चैनल के माध्यम से मैं अंत में एक बात जोड़ना चाहता हूं कि आपके दर्शकों को और देशवासियों को बाबा साहब की पुण्यतिथि जो 6 दिसंबर थी, उसको माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देना चाहता था, और मैं देता हूं उनको, जो है भावपूर्वक श्रद्धांजलि है मेरी ओर से। जय भीम, नमो बुद्धाय। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.